डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC। टॉपिक है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और सेक्शन है 115 JC। 115 JC चैप्टर पूरा 3 सेक्शंस में फिनिश हो जाएगा। 115 JC, 115 JD, 115 JE और 115 JEE, 4 सेक्शंस के अंदर JC, JD, JE और JEE। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। जैसे कंपनीज के केस में हम लोग मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी हद तक अगर नाम देखोगे तो सिमिलर है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब दोनों का सेम निकल के आ रहा है। कंपनी एसएससी अगर है तो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो मैट के एप्लीकेबल होते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के, और कंपनी के अलावा कोई और एसएससी है तो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उनको कहते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC। तो इतना तो अभी तक समझ में आ गया कि एसएससी अदर देन कंपनी के अलावा कोई और एसएससी होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का? कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये समझना जरूरी है। कुछ ऐसे बेनिफिट्स इनकम टैक्स में एसएससी को अलाउ किए जाते हैं जिनको अवेल करके वो अपनी इनकम काफी हद तक रिड्यूस कर लेता है। कभी कभी तो उसकी इनकम ऑलमोस्ट जीरो भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी भी जीरो हो जाती है। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो प्रॉफिट लिंक बेनिफिट्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट लिंक्स बेनिफिट्स भी हैं, इनको डिडक्शंस कहा जाता है। जैसे कि 80IA to 80IE, जैसे 10AA, और एक अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन दिया गया था PGBP के अंदर, सेक्शन 35AD। तो ये इतने बड़े बेनिफिट्स हैं कि कोई भी एसएससी इन बेनिफिट्स को अवेल करके अपनी इनकम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है और कभी कभी तो ज़ीरो भी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो इसका इससे पहला वाला वीडियो था उसमें टीच किया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप SEZ में अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हो, सेटअप करते हो, तो जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे उसमें 100% डिडक्शन मिलेगा। अब 100% डिडक्शन, तो अगर आपके पास एकमात्र यूनिट ऐसी है जो कि SEZ में सिचुएटेड है, तो आपका तो जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा और ऑलमोस्ट आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको 50% मिलता था और उसके भी नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% मिलता था, लेकिन एक लिमिट लगी हुई थी जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया था। इसी तरीके से 35AD की बात करते हैं। जनरली आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, प्लांट और मशीनरी खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हो, या इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो आप 32 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं सेक्शन 35AD में कि अगर उन बिजनेस के लिए आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो 10%, 15%, 25% वो नहीं मिलता है। उनकी जगह जो भी कॉस्ट होती है उस एसेट की, जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35AD। और 5 बिजनेस तो 35AD में हमने ऐसे किए थे कि अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो 100% भी नहीं, 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंडिचर 35AD में माइनस किया जाता था। तो 80IA to 80IE या 10AA को बोलते हैं प्रॉफिट लिंक्ड बेनिफिट्स डिडक्शंस,
और 35 AD को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट में से बेनिफिट मिल रहा है। और 35 AD आप कुछ स्पेसिफिक एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब सोचो अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का प्लांट खरीदा, 1 करोड़ रुपीज का, और अगर 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम करे तो 50% के रेट से 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और हम एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी अगर अलाउ करते हैं तो एट द रेट ऑफ 20% 20 लाख, तो टोटल 35 लाख का मिला। लेकिन 35 AD के अंदर उसको 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर 1 करोड़ पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर वो 5 स्पेसिफाइड बिजनेस है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का बिजनेस उसके अंदर था, उसमें तो 150% 1 करोड़ का अगर आपने एक्सपेंडिचर किया तो 150 लाख 1.5 करोड़ का डिडक्शन आपके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो 35 लाख जो डेप्रिसिएशन होता है उसकी जगह 150 लाख 1.5 करोड़ इतना डिडक्शन आपके लिए अलाउ किया जाएगा। तो कुछ असेसीज जो कंपनी के अलावा हैं, क्योंकि कंपनी के लिए कुछ मिलता जुलता प्रोविजन मैट है, इसलिए मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, वो इन बेनिफिट्स को अवेल करके अपनी इनकम को इतना रिड्यूस कर लेते हैं कि उनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा कम चली जाती है। मैं एक तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उसकी हेल्प से समझाता हूं। कोई असेसी है, सपोज करते हैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर लेते हैं। उसकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज ₹10 लाख। ठीक है सर। और डिडक्शन क्लेम किए गए हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC, इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनेशन दिया था। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो भी डोनेशन देते हो 100% माइनस होता है, कंडीशन एक ही है, कैश के अलावा किसी और मोड से दोगे या हम मान लेते हैं अकाउंट पे ही चेक से दिया था। और यहाँ डिडक्शन उसने क्लेम किया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, और वो डिडक्शन था 5 लाख रुपीज का, 50%। तो टोटल इनकम जो इस पार्टनरशिप फर्म की निकल के आती है दैट इज 4,80,000, 4,80,000। हाँ सर, यहां तक समझ में आता है। अब इस पे हम टैक्स निकालते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम पे जो टैक्स का रेट होता है वो होता है 30%। तो 4,80,000 का 30% दैट इज 1,44,000। 1 करोड़ से इनकम कम है तो सरचार्ज का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। सीधे हम ऐड कर देते हैं एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3%, और 3% आएगा 4320। जो टैक्स लायबिलिटी है 1,48,320। तो इस पार्टनरशिप फर्म की यूनिट इज लोकेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो भी प्रॉफिट हुआ एक्सपोर्ट से, सपोज करते हैं सारा का सारा वही प्रॉफिट दे रखा था, 50% ऑफ दैट प्रॉफिट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 10AA, उसने माइनस कर दिया 5 लाख रुपए। और 20,000 रुपीज डोनेशन दिया था इलेक्टोरल ट्रस्ट में, उसका डिडक्शन मिला। और बिकॉज ऑफ 10AA, नॉट बिकॉज ऑफ 80GGC, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 10AA 50% इतना बड़ा अमाउंट है कि आपकी जो इनकम 9,80,000 रुपीज होनी चाहिए थी, वो आपका एक प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो आपको मिलता है 10AA, उसकी वजह से रह जाती है आपकी इनकम 4,80,000। और जो टैक्स निकल के आता है 4,80,000 रुपीज पे, इट कम्स 1,48,320। अब यहां से शुरू होते हैं प्रोविजंस ऑफ द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यहां मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें उसकी इनकम थोड़ी सी रहती है, अदरवाइज मैं ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकता था उसकी इनकम 0 कर दूं।
प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन टैक्स जरा भी नहीं पे कर रहे हो। क्यों नहीं पे कर रहे हो साहब? क्योंकि आपने इनकम टैक्स के बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स को क्लेम कर लिया। 10AA को क्लेम कर लिया, 80IA को क्लेम कर लिया, 80IB को क्लेम कर लिया, 80ID को क्लेम कर लिया, 35AD के कैपिटल एक्सपेंडिचर को 100% या ओवर 150% डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया। तो इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स की वजह से आपकी इनकम काफी हद तक रिड्यूस कर जाती है। आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट अर्न भी किया, बट बिकॉज ऑफ दोज बेनिफिट्स विच आर अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका प्रॉफिट ड्रास्टिकली कम हो जाता है, आपकी इनकम बहुत कम हो जाती है और आपकी टैक्स लायबिलिटी एकदम से रिड्यूस कर जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको टैक्स तो एक रीजनेबल पे करना पड़ेगा, रीजनेबल इतना तो कम से कम पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे कहा सर जो आपकी इनकम थी 4,80,000 टोटल इनकम, यहां पे लिखा 4,80,000, ठीक है सर। आप अज्यूम करो कि आप 10AA का बेनिफिट क्लेम नहीं करते हो, तो यहां ऐड कर दिया गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और कितना क्लेम किया गया था 5 लाख रुपीस। अगर आपने 10AA क्लेम नहीं किया होता तो आपकी जो इनकम निकल के आती, सपोज करते हैं वो होती, उसको नाम दिया गया एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम, टोटल इनकम को हमने 10AA ऐड करने के बाद एडजस्ट कर दी एंड दैट इज 9,80,000। अगर आपने 10AA क्लेम नहीं किया होता, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसका आपको 18.5% तो पे करना ही पड़ेगा। मिनिमम का मतलब ही होता है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, इतना टैक्स तो हर हालत में पे करना पड़ेगा। तो इसका 18.5% निकालते हैं, 9,18,000 का 18.5%, इट कम्स 1,81,300। अब क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम भी 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो सरचार्ज को इग्नोर कर दिया जाएगा और ऐड करते हैं एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3%, इट कम्स 5,439। और आपका जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 1,86,739। इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, इसके बदले ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कम से कम जो नॉर्मल टैक्स है उसके अगेंस्ट इतना टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल टैक्स ऑलरेडी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से ज्यादा निकल के आता है फिर तो वेल एंड गुड, आप अपना टैक्स पे करो। बट बिकॉज ऑफ दोज बेनिफिट्स विच आई रेफर्ड 80IA टू 80IE खास तौर से, हालांकि आगे तक RRB तक जाएगा, या 10AA या 35AD की वजह से आप अपने प्रॉफिट को हद से ज्यादा रिड्यूस कर लेते हो, आप अपनी इनकम को बहुत कम कर लेते हो, तो सरकार कहती है इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इतना कम कर लिया, कभी कभी तो जीरो भी कर लिया, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक मिनिमम अमाउंट तो टैक्स के तरीके से आपको पे करना पड़ेगा, और वो मिनिमम अमाउंट कितना होगा, अज्यूम करो कि अगर ये बेनिफिट आप अवेल नहीं करते तो आपकी टोटल इनकम कितनी होती, और उसका मात्र 18.5%। वैसे कितना होता है 30%। हमने क्या किया, इन बेनिफिट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं और आपके टैक्स के रेट को रिड्यूस कर देते हैं। 18.5% मोर देन 30%। देखो आप 1,86,739 आपने 18.5% से निकाला है, और 1,48,320 आपने 30% से निकाला है। तो अगर एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं 30% ज्यादा आएगा 18.5 ज्यादा आएगा, बोलेगा 30%। लेकिन किस अमाउंट पे अप्लाई कर रहे हो, आपने 10AA का इतना बड़ा बेनिफिट लिया कि जिस पे 30% अप्लाई किया गया वो इतना कम हो गया
कि 30% लगाने के बाद भी जिस अमाउंट पे 18.5% निकल के आया, उस अमाउंट को हम वो टैक्स ज़्यादा निकल के आया 18.5%, एंड दैट कम्स 1,86,739। इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स आप ले लेते हो। सरकार कहती है इस तरीके से तो हर आदमी टैक्स लायबिलिटी जीरो करता रहेगा या कम करता रहेगा, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो एक मिनिमम अमाउंट तो टैक्स के तरीके से आपको पे करना ही पड़ेगा। आप अज्यूम करो कि आपने ये बड़े बड़े बेनिफिट्स अवेल नहीं करे थे, और अगर इनको अवेल नहीं करते तो हम आपका टैक्स का रेट कम कर देते हैं 18.5%, और अगर 18.5% ज़्यादा निकल के आ जाता है तो आपको ये टैक्स तो कम से कम पे करना ही पड़ेगा। और इस एग्जाम्पल में हो गया 1,86,739। सर बिल्कुल समझ में आ गया आपने क्या लिखा यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने लिखा टैक्स पेबल, और वो कितना है 1,86,739। चलो ये देखते हैं कि आपने कितना एक्सेस में पे किया। एक्सेस पेड कितना ज्यादा पे किया जो नॉर्मल टैक्स बनना चाहिए था। तो 1,86,739 इसमें से डिडक्ट कर देता हूं 1,48,320। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? आपने जो पे किया वो 1,86,739, और जो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस थे उसके हिसाब से 1,48,320। तो आपने कितना एक्सेस पे किया, माइनस करेंगे तो निकल के आता है 38,490। इतना आपने अभी नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ज्यादा पे कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 GC। चलो सर इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट ईयर, यहां पे लिखा नेक्स्ट ईयर। ध्यान से जो भी एक पर्टिकुलर ईयर है उसके अगले ईयर की बात करते हैं। नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकल के आता है वो है 2 लाख रुपीस। ठीक है सर। और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकल के आता है वो निकल के आता है 2,20,000। सर अगेन जो आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा आ गया, तो क्या पे करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो यहां पे फिर मैंने लिखा टैक्स पेबल। कौन सा? 2,20,000। और अब टोटल एक्सेस पेड कितना हो गया? 38,490 तो आपने लास्ट ईयर पे किया था, और 20,000 आप इस साल एक्सेस पे कर रहे हो, तो कितना हो गया? 58,490। हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो। उसने पिछले साल नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स था उसके कंपैरिजन में जो एक्सेस टैक्स पे किया था इट वाज 38,490। इस साल उसका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाज 2,20,000 एंड टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस हमने अज्यूम किया हुआ है 2 लाख। तो कितना उसने एक्सेस पे किया? 20,000। तो टोटल एक्सेस कितना हो गया? 38,419 प्लस 20,000 दैट इज 58,490। हाँ सर ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। अब यहां से दूसरा सेक्शन यूज हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट ईयर उसका नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स निकल के आता है दैट इज 3 लाख रुपीस। ठीक है सर। और उसका जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है दैट इज 2,60,000। सपोज करते हैं इस साल जो 80IA to 80IE की लिमिट थी टाइम वो खत्म हो गया, 10AA का जो टोटल ड्यूरेशन खत्म हो गया, 35ED का उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, और इस वजह से उसका जो नॉर्मल टैक्स था वो ज्यादा आएगा। जब दोनों ही इनकम बराबर होंगी, ना आपके पास 80IA to 80IE
ना आपके पास 10 डबल ए ना 35 AD का डिडक्शन, तो ऐड भी उतना कुछ भी नहीं करोगे, तो टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम बराबर हो जाएंगी। एक पे 30%, एक पे 18.5%, तो ज़्यादा कौन सा निकल के आएगा? 30%, ऑब्वियसली ज़्यादा निकल के आएगा। तो इस बार टैक्स निकल के आया 30,000, इस बार निकल के आया AMT। तो सरकार कहती है मुझसे, बंसल जी टैक्स पे करो 3 लाख रुपए। मैं कहता हूं सर, जब 10 डबल ए की वजह से मेरा टैक्स कम हो गया था तो आपने कहा नहीं हम तो ज्यादा वाला लेंगे। इसका मतलब AMT से आपका काम चल रहा था ना। अगले साल भी मेरा टैक्स नॉर्मल कम निकल के आया, AMT ज्यादा, आपने कहा AMT चाहिए हमें, क्योंकि AMT कम से कम इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए देश चलाने के लिए। अब अगर मेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा निकल के आ गया तो जो अभी तक मैं एक्सेस पे करता हुआ आया वो मुझे वापस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका काम तो अभी भी 2,60,000 रुपए में चल सकता है ना। जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कॉपरेट किया, मैंने ज्यादा टैक्स पे किया, तो मैंने अभी तक जो एक्सेस पे कर रखा है 58,419 वो मुझे वापस मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, तो यहां माइनस कर दिया जाएगा टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD। और कितना माइनस होगा? स्टूडेंट्स कहते हैं सर 58,419। गलत। अगर 58,419 आपने 3 लाख में से माइनस कर दिया तो क्रेडिट लेने के बाद आपकी इनकम अगेन जो टैक्स लायबिलिटी है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम चली जाएगी। और सरकार क्या कहती है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो डिडक्शन मिलेगा वो किससे ज्यादा का नहीं मिलेगा? 3 लाख माइनस 2,60,000, इनका जो डिफरेंस है उससे ज्यादा का नहीं मिल सकता है। इनका डिफरेंस आया 40,000, 40,000 से ज्यादा का नहीं। तो टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 2,60,000। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से कम टैक्स हो ही नहीं सकता है क्रेडिट क्लेम करने के बाद भी। तो पहली बात जो मैंने यहां पे एक्सेस पेड लिखा, इसको एक्सेस पेड नहीं कह के इसको कहा जाएगा टैक्स क्रेडिट और ब्रैकेट में कैरीड फॉरवर्ड। इसके बाद यहां पे लिख देंगे टैक्स क्रेडिट, क्या कर देंगे? कैरीड फॉरवर्ड। और यहां पे क्या हो जाएगा? टैक्स क्रेडिट डॉट फॉरवर्ड। और हमने 40,000। लेकिन सर एक बात, क्योंकि पहले साल का जो टैक्स क्रेडिट हम कैरी कर रहे थे इट वाज 38,490, सेकेंड ईयर का हमने जो कैरी किया इट वाज 20,000, और जब हमने क्रेडिट अलाउ किया इट वाज 40,000। तो आउट ऑफ 40,000 कितना अमाउंट फर्स्ट ईयर के क्रेडिट को है हमने सेट ऑफ कर रहे हैं और कितना सेकेंड ईयर के ईयर से कर रहे हैं। जो टैक्स क्रेडिट होता है वो 10 साल तक कैरी किया जाता है और 10 साल के बाद भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो जो बच गया रिमेनिंग वो लैप्स कर जाएगा, फिर उसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। दोबारा सुनो, टैक्स क्रेडिट अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो केवल और केवल 10 साल तक कैरी कर सकते हो और उसी ईयर में सेट ऑफ करोगे जिस ईयर में रेगुलर टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी AMT से ज्यादा होगी, और 10 साल के अंदर सेट ऑफ कर लो। और अगर 10 साल तक सेट ऑफ नहीं हुआ तो जो बच गया वो लैप्स कर जाएगा। और क्योंकि 10 साल तक की लिमिट लगी हुई है तो हम क्या लगाएंगे? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
जो पहला वाला क्रेडिट था 38,419 वो पूरा का पूरा सेट ऑफ कर लिया जाएगा और जो बैलेंस बच गया उसको 20,000 रुपये में से लेंगे और इसके बाद जो टैक्स क्रेडिट बच जाएगा उसको कैरी कर दिया जाएगा। कितना था 58,419, उसमें से कितना आपने सेट ऑफ कर लिया 40,000, कितना कैरी हो जाएगा 18,419। इस एग्जाम्पल को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक बहुत डिफिकल्ट सेक्शन भी नहीं है, टॉपिक नहीं है और ना लेंदी है, लेकिन यूज बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अलावा अगर किसी भी एसएससी का क्वेश्चन आता है, आप सीए फाइल के पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अगर पेपर देखो तो आपके लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का यूज कई जगह मिलेगा। और किसी क्वेश्चन में अगर 10AA का यूज हो गया कंपनी के अलावा या 80IA to 80IE का यूज हो गया या 35AD का यूज हो गया, फिर तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन डिजाइन किया, एक GTI 10 लाख रुपए, 2 डिडक्शंस क्लेम किए गए, इलेक्टोरल ट्रस्ट में 20,000 का, 10AA 5 लाख, उसकी इनकम रिड्यूज होकर रह जाती है 4,80,000, उस पर 30% प्लस 3% से टैक्स आता है 1,48,320। और फिर अज्यूम किया कि अगर वो 10AA क्लेम नहीं करता तो उसका कितना आपकी टोटल इनकम होती, उसको नाम दिया गया एडजस्टेड टोटल इनकम, इट कम्स 9,80,000 और उस पर एक रिड्यूज रेट से टैक्स इनकम को बढ़ा दिया गया, टैक्स का रेट कम कर दिया गया, दैट इज 18.5%, इट कम्स 1,81,300। इस पर 3% ऐड करने के बाद ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी आती है 1,86,739। अब टैक्स पेएबल कौन सा होगा, जो ज़्यादा होगा। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्योंकि नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी निकाली उससे ज़्यादा है, तो हम कितना टैक्स पे करेंगे 1,86,739। क्योंकि हमने नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा टैक्स पे किया तो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द टैक्स क्रेडिट, जिसको हम कैरी कर देते हैं फ्यूचर में सेट ऑफ करने के लिए। और इन दिस एग्जाम्पल इट कम्स 1,86,739 माइनस 1,48,320, द बैलेंस इज 38,490। अब अगले साल नॉर्मल टैक्स आपका 2 लाख, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी 2,20,000, अगेन यू आर लायबल टू पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट इज 2,20,000। तो कितना टैक्स क्रेडिट कैरी करेंगे 20,000, ऑलरेडी कितना पीछे से कैरी करते हुए आ रहे हैं 38,419, टोटल कितना कैरी किया जाएगा 58,419। इसके नेक्स्ट ईयर सपोज करते हैं नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी वाज 3 लाख रुपीज एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाज 2,60,000। अब इस ईयर में वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा, लेकिन अब उसको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद सेट ऑफ होगा। और वो जो सेट ऑफ होने का सेक्शन है 115JD, 115JC ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को कंप्यूट करने का सेक्शन है, 115JD उसको सेट ऑफ करने का है। तो कितना करेंगे सर 58,419, इतना नहीं करेंगे, उस एक्सटेंट तक करेंगे कि माइनस करने के बाद आपका टैक्स ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम नहीं चला जाए। तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स और AMT के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं 40,000। तो क्रेडिट होगा वो 40,000 से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा और 40,000 माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 2,60,000 और बैलेंस जो टैक्स क्रेडिट है उसको फिर आगे कैरी कर दिया जाएगा। टोटल 58,419, इसमें से माइनस कर दिया 40,000 और कितना कैरी कर देंगे 18,419। ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आता है सर आप क्या टीच कर रहे हो। अगर समझ में आता है तो लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोविजंस टीच करना चाहता हूं कि लॉ के अकॉर्डिंग AMT के क्या प्रोविजंस हैं। ध्यान से देखना,
कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या करो, पहले आप इनकम निकाल लो। हाँ जी सर, वो तो निकालना आती है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर 3 बेनिफिट्स को क्लेम किया गया तो उनको ऐड कर दो। एक तो 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट सेक्शन 80P। 80P कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिडक्शन मिलता है 80P को, उसको छोड़ के जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस हैं 80IA टू 80RRB, 80IA भी आ जाएगा, 80IB भी आ जाएगा, 80IC आ जाएगा, 80ID हो गया, 80IE हो गया, 80IAB हो गया, 80JJA हो गया, 80RRB हो गया, 80QQ भी हो गया। अगर रॉयल्टी इनकम होती है रिडक्शंस मिलते हैं, तो एक स्पेसिफिक इनकम में से रिडक्शंस मिलते हैं। वो 80IA से लेके 80RRB तक की लिस्ट है, बस 80P को छोड़कर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है उसके अलावा जितने भी डिडक्शंस आपने बहुत ह्यूज अमाउंट के क्लेम करे हुए हैं उनको क्या करो, ऐड कर दो। अगर डिडक्शन 10AA क्लेम किया गया है तो अगला क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, इसको ऐड कर दो। और फिर मैंने लिखा डिडक्शन क्लेम इफ एनी अंडर सेक्शन 35AD। लेकिन एक बात समझने वाली है, अगर 35AD कोई असेसी क्लेम नहीं करता तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन तो क्लेम करता ना। हां जी सर, ये बात तो ठीक है। 35AD में लिखा हुआ है कि अगर 35AD का बेनिफिट क्लेम किया तो उस एसेट्स के रेस्पेक्ट में इनकम टैक्स के किसी और सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि वो 35AD का बेनिफिट क्लेम नहीं करता तो वो फिर 32 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन तो क्लेम करता। तो अगर 35AD एक्ट करेंगे तो उस एसेट के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन तो माइनस होना चाहिए। तो लैंग्वेज देखना, मैं भी लिखूंगा दोबारा से, डिडक्शन क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 35AD एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 एज इफ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD वाज अलाउड। अगर 35AD का बेनिफिट नहीं मिलता तो जो डेप्रिसिएशन मिलता वो तो माइनस करोगे। तो अगर 10 लाख रुपए की एसेट थी जिसको 10 लाख पूरा का पूरा 30AD में माइनस कर दिया तो 10 लाख ऐड करोगे तो 15% से 1,50,000 माइनस भी तो करना है। तो हम ये कह सकते हैं 10 लाख माइनस 1,50,000, हम 8,50,000 को ऐड कर देते हैं। दोबारा सुनो, 10 लाख की आपने एक एसेट खरीदी और आपने 35AD के अंदर 10 लाख का पूरा बेनिफिट ले लिया 100% का। अब अगर ये अज्यूम करते हो कि 10AA का बेनिफिट क्लेम नहीं करते तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करते 15% के रेट से 1,50,000, तो हम कितना ऐड करेंगे, 10 लाख ऐड होगा, 1,50,000 माइनस होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 लाख माइनस 1,50,000 8,50,000 रुपए एडबैक होने चाहिए। वही लॉ की लैंग्वेज कहती है डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD एज रिड्यूस्ड बाय, एज रिड्यूस्ड। आप 35AD के डिडक्शन में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर जो बच जाएगा उसको ऐड बैक कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड द एडजस्टेड टोटल इनकम। और सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है जो रेट होगा वो कितना होगा, 18.5%। इस रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं जो टीच कर रहा हूं उसी पेज पे मैं वापस आता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ
एडजस्टेड टोटल इनकम। टोटल इनकम से शुरुआत की जाएगी एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे टोटल इनकम आपने निकाली थी, सबसे पहले क्या ऐड होगा? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट 80P। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ में आया। फिर क्या ऐड किया जाएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से देखना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इनर कॉलम में लिखा, और यही माइनस कर देता हूं डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, और इनका जो बैलेंस होगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। अगर 35AD क्लेम नहीं करते तो जो 32 में डेप्रीशिएशन अलाउड होता, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीशिएशन, 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीशिएशन, और इसके बाद ऐड करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड टोटल इनकम। और सर इस पे रेट क्या होता है AMT का? वो एग्जाम्पल में बताया, सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है 18.5% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 1%। और सर सरचार्ज कब लगेगा? अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो 12% से सरचार्ज के लिए ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। हाँ जी सर, समझ में आता है। अगर समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपके लिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है वो क्वेश्चन। मेरे जो नोट्स हैं, मैं हर वीडियो में आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं इन कुछ वीडियोज को 40-50% सिलेबस को मैं YouTube पे अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपके लिए जो मैंने YouTube पे वीडियोज अपलोड किए हैं, अगर उनके आपको नोट्स चाहिए तो मैं PDF फॉर्मेट में आपको ईमेल कर दूंगा। लेकिन आप मेरे चैनल सौरभ बंसल टेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके उस वीडियो के कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। तो जो भी ईमेल आईडी आप लिखोगे उस पर मैं उस पर्टिकुलर वीडियो के आपके लिए नोट्स सेंड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। आप सीधे मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है imsb003@gmail.com। जिसने पूरी वीडियो खरीदनी है सारे सिलेबस की, उसको तो बुक बाई कोरियर सेंड ही की जाएगी, उसके पास ये सारे क्वेश्चंस पहुंचेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत से डिजाइन किया गया है। PQR को हम XYZ कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर XY चल रहा है हर जगह। तो यहाँ पे कट करके PQR को कर देते हैं XYZ LLP, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखना क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लो पूरा, XYZ LLP। और आपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप फर्म की इनकम कंप्यूट करने के प्रोविजंस हैं वो 100% एज इट इज LLP के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट,
current year on assets other than covered by section 3580, brought forward depreciation 3,60,000, brought forward loss 23,000, expenditure not allowable as per income tax act debited in the profit and loss account 40,000, interest paid to the partners debited in the profit and loss account, पार्टनर ए को 20% से मिला 20,000, पार्टनर बी को मिला 26,000, रेमुनरेशन पेड टू द पार्टनर्स डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर ए को 1,50,000, पार्टनर बी को 1,20,000, XYZ LLP इज एलिजिबल फॉर टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD एट द रेट ऑफ 100%, वो 5,10,000 रुपये के हेड परचेज करी होगी, और कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GC डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 20,000। फिर दे रखा है पार्टनर्स एक्शन वाइज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, एसेट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1 जुलाई 2015. This is eligible for 15% depreciation and is also eligible for additional depreciation. Compute the tax liability of the LLP. तो पहले AMT को उठा के साइड में रख देते हैं, इग्नोर करते हैं, जाने दो। पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकाल लेते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके लिए 8,60,000। हाँ जी सर 8,60,000 दे रखा है हमारे लिए, तो यहाँ लिख दिया 8,60,000। सर ठीक है, समझ में आ रहा है आप क्या लिख रहे हो, 8,60,000। अब अच्छे तरीके से पता है कि कुछ आइटम्स ऐड किए जाते हैं और कुछ आइटम्स माइनस किए जाते हैं। हाँ जी सर, पढ़ते हैं एक एक को। डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जो एज पर बुक्स आपके लिए दे रखा है, प्रॉफिट एज पर बुक्स लिख देते हैं यहाँ पे, एक ही बात है। तो उसमें तो आपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग माइनस किया होगा, बट इनकम टैक्स कहता है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग माइनस करो, तो बुक्स वाला तो ऐड बैक कर देते हैं। तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स कितना ऐड हो जाएगा, दैट इज ₹30,000। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, समझना ध्यान से। और डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स का कितना दे रखा है 50,000, तो यहां मैंने माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, और वो कितना दे रखा है 50,000 रुपये। सर बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं, आना भी चाहिए। लेकिन इस 50,000 में वो डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है जो उन एसेट पर चार्ज हो सकता था जो 35AD के अंदर डिडक्शन क्लेम किया गया है, क्योंकि अगर 35AD में किसी एसेट का डिडक्शन क्लेम कर लिया गया तो उस पर डेप्रीशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो डेप्रीशिएशन दे रखा है ये उन एसेट्स पर चार्ज नहीं किया गया है जिन पर डिडक्शन 35AD क्लेम किया गया। ठीक है सर, सर टिक कर देते हैं, पहला पर टिक हो गया, दूसरा टिक हो गया, तीसरा टिक हो गया। अब इसके बाद है एक्सपेंडिचर नॉट अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो मैंने यहां पे लिखा एक्सपेंडिचर नॉट डिडक्टेबल। इनकम टैक्स के बहुत सारे सेक्शंस के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस को अलाउ डिसअलाउ कर दिया जाता है, उसमें से ही कुछ अमाउंट दे रखा है 40,000, सेक्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है इतना डिसअलाउड होगा। इंडिया से बाहर पेमेंट किया होगा, टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स, रिलेटिव को पेमेंट किया होगा, एफएमबी के कंपैरिजन में एक्सेसिव होगा, 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट किया होगा, कैश में कर दिया होगा, या बहुत सारे रीजंस हैं डिसअलाउ होने के। 43B के अकॉर्डिंग डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पेमेंट नहीं किया होगा, एड बैक करो। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है कि 40,000 रुपीज का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है सर। सर इसके बाद ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। हाँ जी सर, हमें याद है पार्टनरशिप फर्म में आपने बताया था इंटरेस्ट टू पार्टनर्स को ऐड कर देंगे।
सेक्शन कौन सा बताया था? 40 सबसेक्शन बी। 40 सबसेक्शन बी। सर कितना डिसअलाउ किया जाएगा? 12% के जो एक्सेस में होगा। हाँ जी सर। तो यहां पे जो दे रखा है, ए को 24 से 20,000 तो आधा हो गया 10,000, बी को 24 से 26,000 तो 12% के रेट से 13,000, तो 10,000 तो एक्स का ए का ऐड हो जाएगा और बी का कितना ऐड हो जाएगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्टनर्स नीचे एक्स और वाई को ए बी कर देते हैं। थोड़ा सा पार्टनर्स का नाम डिफरेंट हो गया है, ऊपर ए बी लिखा है, नीचे एक्स वाई लिखा है, उसको ए बी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा सुनो, ए का कितना हो जाएगा? 10,000, बी का कितना हो जाएगा? 13,000, तो कितना ऐड कर देंगे? 23,000। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसके बाद सर रेम्युनरेशन को भी ऐड बैक कर दिया जाएगा। सर रेम्युनरेशन को क्यों ऐड किया जाता है? बताया था, पहले बुक प्रॉफिट निकाला जाएगा, उस पर स्लैब अप्लाई करेंगे 40 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा का अलाउ नहीं किया जाएगा। तो रेम्युनरेशन कितना दे रखा है? 2,70,000। पहला दे रखा है 1,50,000 प्लस 1,20,000, टोटल कितना हो गया? 2,70,000। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आता है आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद फिर दे रखा है आखिरी चीज, XYZ LLP इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD 100%। तो यहां माइनस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD और कितना कर दिया? 5,10,000। ठीक है सर। और इसको भी टिक करने के बाद आखिरी बचता है कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्यों किया? ये तो जीटीआई में से डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो, तो यहां ऐड करो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। और कितना दे रखा है ये? 20,000। सब पे टिक हो गया? हाँ सर, दो बच गए हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इनको बाद में देखेंगे। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट थे। प्लस वालों का जो टोटल आएगा दैट इज 30 और 40 23, 2,70,000 20,000 3,83,000। 8,60,000 में 3,83,000 ऐड कर देते हो तो हो जाता है 12,43,000। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। सर माइनस करने वाले में एक 50,000 ने, एक 5,10,000, टोटल हो जाएगा 5,60,000। और सर इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड 6,83,000। यहां तक समझ में आया? सेक्शन 28 से लेके 44D पीजीबीपी की जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 28 से शुरू हो जाते हैं और 44D तक जाते हैं। जो कुछ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 28 to 44D। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन बुक्स के अकॉर्डिंग ऐड करके इनकम टैक्स के 32 के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया। एक्सपेंडिचर्स नॉन डिडक्टेबल जो डायरेक्टली दे रखे थे ऐड बैक कर दिया गया। इंटरेस्ट टू पार्टनर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंदर हमने 12% से उनके लिए ऐड बैक कर दिया। इसके बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स के लिए ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ये भी सही वाला निकाल के माइनस किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट क्योंकि डिडक्शन है, जीटीआई में से क्लेम की जाएगी, यहां पे ऐड बैक कर दिया।
और क्योंकि ये स्पेसिफाइड डिडक्शन के लिए एलिजिबल था, इसलिए इसने जो एसेट खरीदी 5,10,000 रुपए की, उसको पूरा का पूरा माइनस कर दिया गया और अब निकल के आ गया बैलेंस 6,83,000। सर अब इसमें से अभी एक चीज सर और माइनस होनी है, दैट इज रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। यहां अभी माइनस करना है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। बहुत अच्छी चीज मैं आपको टीच करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए। रेम्युनरेशन निकालने के लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट्स और यहां मैंने लिखे वर्किंग नोट्स। ध्यान से यहां पे मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन। बहुत ध्यान से देखना, वो हमने कंप्यूट किया 6,83,000। अब ध्यान से सुनना, बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं सर? 28 से लेके 44D तक इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस को कर दो बस आप, उसके बाद जो बच जाएगा उसको बुक प्रॉफिट कहेंगे और उस पर फिर हम 40 सबसेक्शन बी वाला स्लैब लगाएंगे, रेम्युनरेशन वाला। इस क्वेश्चन के अंदर दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे हैं, एक तो डेप्रिसिएशन दे रखा है और एक दे रखा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। डेप्रिसिएशन 3,60,000 और लॉस दे रखा है 23,000 रुपए का। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन किस सेक्शन से गवर्न होता है सर? सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 से। और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस किस सेक्शन से गवर्न होता है सर? सेक्शन 72 से। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाली वीडियो देखना, अगर किसी भी लॉस को कैरी करते हैं तो कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन 72 के लिए नॉन स्पेकुलेशन था, 73 स्पेकुलेशन था और 73A क्या था? 73 था अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है। तो जो आपके बिजनेस लॉसेज हैं वो तो आपके चैप्टर 6 में चले गए, 70 से लेके 80, 72, 73, 73A। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जो हम कैरी करके सेट ऑफ करते हैं उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 है। और बुक प्रॉफिट जब हम निकालते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो हम 30 से लेके 44D तक सारे के सारे प्रोविजंस को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं 30 से लेके 44D तो उसके बीच में सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 भी तो आ गया। ये इजी बात नहीं टीच कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे पता है कैसे टीच किया जाता है, ये बात कैसे समझानी है, लेकिन समझने के लिए तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से दोबारा सुनो और अगर समझ में नहीं आ रही है थोड़ी सी भी तुरंत जाओ पहले पार्टनरशिप फर्म वाली वीडियो देख के आओ दोबारा से, क्यों नहीं समझ में आएगी। और अगर रिकॉल कर सकते हो, याद है तो अभी इमीडिएटली समझ में आएगी आपके लिए। व्हाट इज बुक प्रॉफिट सर? आपने वहां पे भी कहा था 30 से लेकर 44D तक सब कर देना, सब कुछ, उसके बाद जो बच जाए उसको हम बुक प्रॉफिट कहते हैं, उसमें से फिर रेम्युनरेशन माइनस करते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं 30 से 44D तक सब कुछ कर दो तो 32 सबसेक्शन 2 भी तो इसके बीच में आ गया, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होना चाहिए। लेकिन सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दोनों दे रखे हैं तो पहले बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया जाता है, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ किया जाता है। अब बिजनेस लॉस तो यहां माइनस कर नहीं सकते हैं हम, क्योंकि 30 से लेके 44D और वो तो चला गया सेक्शन 72, 73, 73A वाले सेक्शंस के अंदर। और आप कहते हो 32 सब सेक्शन 2 को माइनस करो, जबकि प्रेफरेंस जो ऑर्डर टीच किया गया है पहले बिजनेस लॉस माइनस होता है क्योंकि उसकी मियाद, उसकी लिमिट 8 साल होती है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसके बाद माइनस होता है क्योंकि उसकी लिमिट इनफिनिटी तक होती है, कितने भी टाइम तक माइनस करो।
तो यहां क्या करेंगे, यहां माइनस किया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ध्यान से समझना, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है 23,000। और यहां लिखा ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन इज डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट ऑफ, और वो आ गया आपके लिए 6,60,000। हमने वो अमाउंट निकाल लिया कि अगर हमने बिजनेस लॉस को पहले माइनस किया होता, मतलब बिजनेस लॉस हम एक्चुअल बेसिस पर माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉस को सेट ऑफ तब तक कर ही नहीं सकते हैं जब तक हमें बिजनेस का टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं निकाल लेते हैं। अभी तो बुक प्रॉफिट माइनस करेंगे, उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आएगा, तब सेट ऑफ करेंगे एक्चुअल में। तो लेकिन डिफिकल्टी ये हो रही है कि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ही आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तब तक माइनस हो नहीं सकता है जब तक कि आप क्या नहीं कर दोगे, जब तक कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को माइनस नहीं कर दोगे। तो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को नोशनली माइनस कर लिया, अज्यूम कर लिया कि अगर हम माइनस करते तो हमारे पास बैलेंस कितना प्रॉफिट बचता अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करने के लिए। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करने के लिए जो प्रॉफिट बचता वो कितना हो गया यहां पे 6,60,000। हाँ जी सर समझ में आ गया। तो अब दोबारा लिखा प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन 6,83,000, और अब इसमें से क्या माइनस कर दें, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, और किस लिमिट से ज्यादा का माइनस नहीं हो सकता है, 6,60,000 से ज्यादा। और इस क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपके लिए 3,60,000। तो जो 3,60,000 दे रखा है वो ऑलरेडी 6,60,000 से कम है। अगर वो 660 से ज्यादा दे रखा होता तो 660 से ज्यादा माइनस नहीं होता, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की वजह से कभी नेगेटिव इनकम नहीं आती है, उसको तो कैरी कर दिया जाता है। तो यहां पे जो प्रॉफिट आपके लिए अवेलेबल है डेप्रिसिएशन के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड वो था 6,60,000, और जो आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है 3,60,000। तो अब इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट, और वो कितना हो गया 3,23,000। बुक प्रॉफिट निकालना सीखे, एक तीर से दो शिकार। एएमटी तो चल ही रहा है, लेकिन एएमटी के साथ साथ आप पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत अच्छा लॉजिक यहां पे और भी सीखते हो कि अगर क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि बिजनेस लॉस को माइनस नहीं करना है, लेकिन क्योंकि 32 सबसेक्शन 2 30 से 44 डी के बीच में फॉल कर रहा है उसको माइनस किया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से पहले बिजनेस लॉस माइनस होना चाहिए, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। तो हमने नोशनली पहले बिजनेस लॉस को माइनस कर लिया और ये देख लिया डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है 6,60,000। मतलब हम बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं वो 6,60,000 की लिमिट तक माइनस कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो 660 से काफ़ी कम दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला 3,60,000। उसको माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड द बुक प्रॉफिट 3,23,000। सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, आपने क्या कहा एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो 3,23,000 पे अब निकालते हैं रेम्यूनरेशन। अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी के अंदर 3 लाख तक का 90% और 150 विच एवर इज हायर। तो 3 लाख का 90% 270, तो 270 और 150 विच एवरेज हायर 2,70,000।
प्लस 3 लाख के ऊपर जो होता है 23,000, उस पर कितना लगाएंगे 60%, और 2,70,000 इसका 60% 13,800, और ये हो जाएगा 2,83,800 और एज पर डीड। और क्वेश्चन में डीड के अकॉर्डिंग कितना दे रखा था 150 प्लस 120 2,70,000। आई एम सो सॉरी, विच एवर इज लोअर। तो सेक्शन 40 सब सेक्शन बी के अकॉर्डिंग कितना निकल के आ रहा है 2,70,000। तो अब जो रेम्युनरेशन माइनस होना चाहिए वो होना चाहिए 2,70,000, तो यहां माइनस कर दिया 2,70,000। समझ में आ गया? पहले हमने स्लैब लगा के निकाल लिया, और एज पर डीड उन्होंने जो ऑलरेडी अलाउ किया गया था वो लिमिट में अलाउ किया था, मैक्सिमम लिमिट आ गई 2,83,800, उससे ज्यादा का माइनस नहीं होगा। तो माइनस कर दिया आपने इस क्वेश्चन के अंदर 2,70,000, और वो माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस बचता है दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और वो कितना बचेगा, वो बचेगा 4,13,000। बिल्कुल ठीक सर, समझ में आया आपने क्या टीच किया? जरूर आया समझ में। अब हम इसके अंदर एक्चुअल बेसिस पे प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस करेंगे और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो अब ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 23,000। अब माइनस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 3,60,000। वहां बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बिजनेस लॉस को नोशनल बेसिस पे माइनस किया था, लेकिन अब तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया ना, अब तो एक्चुअली में माइनस किया जाएगा। और इसको माइनस करने के बाद क्योंकि और कोई इनकम नहीं दे रखी है, तो इसी को मैं लिख देता हूं ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाती है 30,000। और फिर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GC, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया था 20,000 रुपीज का। तो आपकी टोटल इनकम जो इस क्वेश्चन के अंदर निकल कर आती है दैट इज 10,000। हाँ जी सर। और इस 10,000 पे अगर मैं टैक्स भी निकाल दूं तो एट द रेट ऑफ 30% 3,000 रुपये टैक्स बनता है। 3,000 रुपये का 3% 90 रुपीज एजुकेशन सेस, तो टैक्स आ गया 3090। और ये अगर हम AMT को इग्नोर कर दें तो हमारी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाती है 3,090 रुपीज़। समझ में आया मैंने क्या टीच किया इतनी देर से आपके लिए? हर क्वेश्चन में PGBP का तो यूज होता ही होता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर AMT नहीं होता तो भी हमने इसी तरीके से इसके लिए कर लिया होता। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ, डिफरेंट कलर से करूं? यस सर। तो अब हेडिंग डाला कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां से असली खेल शुरू होता है। इससे पहले का तो आपने IPC में भी थोड़ा बहुत किया होगा, थोड़ा बहुत तो PGBP याद करके आए होंगे। तो सर पहले तो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम को लिख लेते हैं। सर इस क्वेश्चन में जो टोटल इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10,000 रुपीज की, तो यहां लिखा टोटल इनकम 10,000। अब मैंने कहा था या तो 80I A2 80 RRB को ऐड कर दो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 10AA को ऐड कर दो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऐड किया जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD।
और वो डिडक्शन कितने की क्लेम की थी, हाईलाइट करता हूं, 5,10,000 रुपीज की, 100%। तो कितना यहां पे ऐड किया जाएगा, 5,10,000। लेकिन क्या टीच किया था, अगर 35 AD क्लेम नहीं किया गया होता तो डेप्रीशिएशन तो क्लेम किया गया होता, तो यहां माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 15% और वो निकल के आएगा 76,500। और फिर यहाँ माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, इट कम्स 1,02,000। 5,10,000 रुपये ऐड होने हैं और 76,500 एंड 1,02,000 माइनस होने हैं। जो नेट ऐड होना है 3,31,500। तो एडजस्टेड टोटल इनकम जो आती है दैट इज 3,41,500। हाँ जी सर, समझ में आया सर आपने क्या टीच किया, एग्जैक्टली समझ में आया। और सर इस पे अब कंप्यूट करोगे आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5%। 18.5% इसका आता है 63,178। और सर इसमें ऐड कर दो एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3%, 1895। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको हो जाएगा 65073। इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो नॉर्मल जो आपका टैक्स निकाला गया था वो कितना निकाला गया था, इट वाज सर 10,3090। क्यों, क्योंकि 35 AD का बहुत बड़ा बेनिफिट आपने क्लेम कर लिया था 5,10,000 का। अगर वो क्लेम नहीं करते और नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर आप देते तो आपका जो 18.5% से टैक्स निकल के आता इट वाज 65,073। तो यहां पे जो आपका टैक्स पेबल हो गया, टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, तो वो था 3090 और कितना पे किया जाएगा 65073। और सर टैक्स क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 115 JD के अंदर वो 65073 माइनस 3090 और कितना आ गया 61,983। आंसर मैच कर लेते हैं। 65073 और क्रेडिट जो दूसरा दे रखा है 61,983 ये कैरी कर दिया जाएगा। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स निकल के आया इट इज 3090। इसके बाद हमने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली, हमने 35 AD के 5,10,000 को ऐड किया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उसको माइनस किया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% के रेट से, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% के रेट से। तो जो नेट ऐड होगा 5,10,000 माइनस बोथ द डेप्रिसिएशन दैट इज 3,31,500 एंड टोटल अगर हम कर दें उसको टोटल इनकम 10,000 रुपए में तो एडजस्टेड टोटल इनकम कम्स टू रुपीज 3,41,500। इस पे हमने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट लगाया 18.5%, इट कम 63,178। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1895 और टोटल जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लायबिलिटी निकल के आती है 65073। तो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस कहते हैं आप पे करो 3090, लेकिन AMT के अकॉर्डिंग सरकार कहती है इतना तो कम से कम पे करना ही पड़ेगा, कम से कम इतना पे करना पड़ेगा। यू डोंट हैव द ऑप्शन, आपको क्या पे करना पड़ेगा 65073। तो आपने 3090 के बदले ऑल्टरनेट में
कम से कम कितना पे किया, 65073। तो जो भी आपने एक्सेस पे किया वो 10 साल तक कैरी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द टैक्स क्रेडिट, दैट इज 61983, 61,983। इसको कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? 10 साल तक कैरी कर सकते हैं। सर किस ईयर में सेट ऑफ करेंगे? जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एएमटी से ज्यादा होगी उसी ईयर में सेट ऑफ किया जाएगा। और तीसरी और सबसे मजेदार बात, जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी उसी में तो माइनस करोगे, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ऑफ दिस ईयर, उस ईयर में जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और एएमटी का डिफरेंस होगा उससे ज्यादा का क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट देने के बाद भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम किसी भी ईयर की नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ALP XYZ कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। और पार्टनर्स एक जगह AB लिखे थे, एक जगह XY, दोनों जगह AB कर दिए। और दिस इज द सॉल्यूशन जो मैंने आपको राइट साइड में किया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके दिखा देता हूं, एक बार देख लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने मोबाइल पे देख रहे हो, अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, अपने मोबाइल से इसकी पिक ले सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन को काफ़ी एनलार्ज कर दिया। ठीक है सर, इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, देखते हुए चलो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको सिखाया हाउ टू कंप्यूट द एडजस्टेड टोटल इनकम एंड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो 115 JC हो गया, 115 JD हो गया। JC के अंदर हाउ टू कंप्यूट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और हाउ टू कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। JD के अंदर की जो टैक्स क्रेडिट होगा वो डिफरेंस होगा दोनों का, 10 साल तक कैरी करेंगे। जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा उस ईयर में क्रेडिट दिया जाएगा, और क्रेडिट भी कितना दिया जाएगा? उस ईयर का जो नॉर्मल टैक्स और AMT का डिफरेंस होगा उस लिमिट तक दिया जाएगा। अब इसके बाद एक सेक्शन और टीच करना है, वो आपको मजा आ जाएगा करके, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 115JEE। वो मैं दिल से टीच करना चाहूंगा और उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी डिजाइन करके लेके आया हूं, जो कि 115JEE पे खास तौर से मैंने डिजाइन किया है। अब शुरू करते हैं सेक्शन 115JEE। ध्यान से सुनना JEE के प्रोविजंस। तो JEE टीच करने के लिए दोबारा से मैं AMT के प्रिंटेड नोट्स पे आना चाहूँगा। यहाँ पे ही है नोट्स, ओपन है, और मैंने ओपन कर दिया आपके सामने 115JEE। ध्यान से देखिए, स्पेशल सेक्शन 115JEE। 115JEE क्या कहता है? The provisions of this chapter shall apply to a person who has claimed any deduction under 80IA to 80 RRB except 80P, Section 10AA, Section 35 AD। AMT के जो प्रोविजंस हैं 115 JC, 115 JD, वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब किसी ने 80IA to 80 RRB को क्लेम किया हो, या 10AA को क्लेम किया हो, या 35 AD को क्लेम किया हो। अगर उसकी GTI या उसकी प्रॉफिट निकालते समय ना तो 35 AD को क्लेम किया गया था, ना GTI में से 80IA to 80 RRB को क्लेम किया गया था, और ना ही 10AA को क्लेम किया गया था, तो AMT के प्रोविजंस उस असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर मतलब क्या हुआ और ऐसा क्यों लिखा गया है? आपकी इनकम जो रिड्यूस कर रही है वो कुछ डिडक्शंस की वजह से करती है, जो प्रॉफिट लिंक्ड है या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है।
10AA प्रॉफिट लिंक्ड है, 80IA टू 80RRB भी इनकम लिंक्ड है, प्रॉफिट लिंक्ड है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट इस पे बेस्ड करती है वो 35AD की है। अब सपोज करते हैं किसी असेसी ने इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया, और उसकी जो ऑलरेडी इनकम है वो 18.5 से कम वाले रेट से टैक्सेबल होती है, सपोज करो, तो उसको तो इस प्रोविजन की वजह से अपनी इनकम पे ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सपोज करते हैं एक असेसी, एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसकी केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A। अब वो किस रेट से टैक्सेबल होता है? 15% से। और उस असेसी की और कोई इनकम ही नहीं है, उसने ना तो 35AD क्लेम किया, ना 10AA क्लेम किया, और ना ही क्लेम किया उसने 80IA टू 80RRB में से कोई डिडक्शन। उसका केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो 111A से टैक्सेबल होता है। अब अगर आप ये लिख देते हो कि हमेशा एप्लीकेबल होगा AMT के प्रोविजंस, तो उसकी टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम इक्वल हो जाएगी, कुछ ऐड ही नहीं होना है। और उसकी नॉर्मल इनकम पे आप क्या लगाने वाले हो? नॉर्मल टैक्स का रेट, दैट इज 15%। अब एडजस्टेड टोटल इनकम जो नॉर्मल इनकम के बराबर है उस पर क्या लगाओगे? 18.5%। तो उसने ना तो 35AD का बेनिफिट क्लेम किया, ना 10AA का बेनिफिट क्लेम किया, ना 80IA टू RRB में से किसी डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम किया, लेकिन उसको नॉर्मल टैक्स से बेफालतू में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया, जबकि उसने इनकम टैक्स में कोई ऐसा बेनिफिट क्लेम ही नहीं किया जो उसकी इनकम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहा हो। तो AMT के प्रोविजंस तभी अप्लाई किए जाएंगे जब आपने या तो 35AD का डिडक्शन क्लेम किया हो, या आपने 80IA टू 80RRB एक्सेप्ट 80P का डिडक्शन क्लेम किया हो, या आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA क्लेम किया हो। अगर पर्टिकुलर ईयर में इन तीनों में से आपने कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं किया तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपकी इनकम पे AMT के प्रोविजंस के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। हाँ जी सर, समझ में आ गया जो आप कह रहे हो, अच्छी बात है। 115JEE बहुत ज्यादा चांसेस पेपर में आने के। जो भी नेक्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स आपके होने वाले हैं, चाहे आपका नवंबर अटेम्प्ट हो, फिर चाहे नेक्स्ट मई अटेम्प्ट हो, नेक्स्ट नवंबर अटेम्प्ट हो, इन सारे अटेम्प्ट्स में AMT के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और मोरओवर AMT में भी 115JEE, इन तीनों सब सेक्शंस को 1, 2, 3 को ध्यान से कर लो। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? 2 कहता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एक तरीके से LLP और फर्म को छोड़ दिया गया, उसके अलावा किसी के लिए भी। कंपनी पे तो AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते ही नहीं है, उस पर तो मैट एप्लीकेबल होगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। कंपनी के अलावा जो असेसी बच गई, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, एनी अदर जुरिडिकल पर्सन, उसमें भी हमने यहाँ पे फर्म और LLP को नहीं लिखा, इंडिविजुअल को लिखा, HUF को लिखा, AOP, BOI को लिखा और एनी अदर जुरिडिकल पर्सन को लिखा। If the adjusted total income such person does not exceed ₹20 lakhs, अगर इन चारों में से किसी की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो उस पे AMT के प्रोविजंस, ये चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। भले ही उसने 35AD का बेनिफिट क्लेम किया था, 80IA टू 80RRB में से कोई डिडक्शन क्लेम किया था, भले ही उसने आपके लिए 10AA का डिडक्शन क्लेम किया था, लेकिन इन डिडक्शंस को ऐड करने के बाद भी अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। उससे ज़्यादा टैक्स AMT के नाम से नहीं लिया जाएगा। जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है वही आपको पे करनी पड़ेगी।
115JEE सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आता है, और हो सकता है आपने आईपीसी या इंटर में भी किया हो। सबसेक्शन 1 दोबारा से मैं बोलता हूं, सबसेक्शन 1 कहता है कि एएमटी के प्रोविजंस उसी ईयर में एप्लीकेबल होंगे। आपने इन तीनों में से 80IA to 80 RRB एक्सेप्ट 80P 10AA या 35AD में से कोई बेनिफिट या एक से ज्यादा बेनिफिट क्लेम किया हो। सबसेक्शन 2 कहता है इंडिविजुअल HUF AOP BOI और एनी अदर जुरिडिकल पर्सन अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करेगी तो इस चैप्टर के प्रोविजन से अप्लाई नहीं किए जाएंगे। मतलब एएमटी के नाम से आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट ए रिच एसएससी। आपका जो नॉर्मल टैक्स है वही पे कर दो। लेकिन एक छोटी सी डिफिकल्टी हो गई। एक एसएससी है, इंडिविजुअल मान लेते हैं, लास्ट ईयर उसके पास एएमटी ज्यादा था, नॉर्मल टैक्स कम था, उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम भी 20 लाख से ज्यादा थी। तो उसने क्या किया, एएमटी पे किया और जो डिफरेंस था उसने क्या लिख दिया, टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड 115JD के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड ही नहीं करती है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो इस चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और इस चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे तो उसके पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकता है। तो जो खुशी थी वो तो गम में कन्वर्ट हो गई। भैया एएमटी तो कोई अप्लाई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एएमटी की वजह से क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो एक्चुअल थी वो कम होती है, लेकिन एएमटी में ज्यादा टैक्स निकल के आ जाता है, आपको पे करना पड़ता है। तो अगर एएमटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब एएमटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके पास जो पिछले सालों का क्रेडिट पड़ा हुआ है वो भी वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ, द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई। अब प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो 115JDB तो इसी चैप्टर का सेक्शन है, इसी चैप्टर का प्रोविजन है। और क्योंकि क्रेडिट केवल 10 साल तक कैरी हो सकता है, अब आगे आने वाले 10 सालों में उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड ही नहीं करती है, तो उसका तो क्रेडिट सारा का सारा बेकार चला गया। तो इस कमी को दूर करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2014 ने एक नया सबसेक्शन ऐड किया 115JEE सबसेक्शन 3, और उसने कहा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर टैक्स क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है तो वो 115JD के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अलाउ कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं पड़ा हुआ है आपके पास और सबसेक्शन 1 और 2 एप्लीकेबल हो गई तो आप एएमटी निकालना भी मत, एएमटी की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्रेडिट अगर पड़ा हुआ है तो क्रेडिट आपके लिए अलाउ कर दिया जाएगा, भले ही एएमटी के बाकी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्रेडिट आपके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो 115JEE सबसेक्शन 3 जो न्यू सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है वो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 2। मतलब क्या हो गया, सबसेक्शन 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो, वी आर नॉट बॉदर इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग रेफर टू एनीथिंग मेंशन इन सबसेक्शन 1 एंड 2। The credit for tax paid under section 115JC, जो JC आपने पे किया था नॉर्मल टैक्स से ज्यादा, उसकी वजह से क्रेडिट था, shall be allowed in accordance with the provisions of section 115JD। 115JC में जो आपने एएमटी पे किया था उसकी वजह से जो क्रेडिट था वो आपका 115JD के जो आपके प्रोविजन है कि 10 साल तक कैरी करोगे, कैरी करने के बाद सेट ऑफ कर दोगे, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। भले ही आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है 20 लाख से, भले ही आपने 35AD का बेनिफिट क्लेम नहीं किया था, 80IA to 80 RRB का बेनिफिट क्लेम नहीं किया था, 10AA का बेनिफिट क्लेम नहीं किया था, लेकिन अगर क्रेडिट
क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप कैरी कर रहे हो, तो वो आपको सेट ऑफ करने की परमिशन दे दी जाती है। इन सब बातों को समझ में तब आता है जब एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जाए, और मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। थर्ड क्वेश्चन इस असाइनमेंट का वो क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर ABC and AOP is engaged in business of manufacture of chemical goods. Income of one member, Mr. C, is rupees 5,50,000. The following information for the financial year 15-16 is given. Gross total income 17,59,000 less deduction under section 80 IB 25% of 17,59,000 4,39,750 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 5,000 और टोटल इनकम निकल के आती है इसकी दैट इज 13,14,250. Compute tax payable if assessee has AMT credit of rupees 8,10,000 carried forward from the assessment year 14 and 15. Is that clear? देखो AOP है 115JEE इंडिविजुअल HUF AOP BOI एनी अदर जुरिडिकल पर्सन फर्म पे तो हमेशा एप्लीकेबल होगी। ध्यान से देखना, एडजस्टेड टोटल इनकम जो 20 लाख वाली थी, ध्यान से AOP है, 80 IBB क्लेम कर रखी है। अब 20 लाख वाली लिमिट और चेक करनी है। अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो 20 लाख वाला तो सवाल, 20 लाख वाली लिमिट तो केवल 4 SSE के लिए चेक करनी है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI और एनी अदर जुरिडिकल पर्सन। तो इस क्वेश्चन में मैं यहां पे पहले साफ साफ लिख देता हूं असेसी, AOP, ये मत भूल जाना, मैं भी नहीं भूलूंगा और आपको भी नहीं भूलने दूंगा। ठीक है सर, यहां पे स्पेस है, यहीं सॉल्व करता हूं। तो पहले नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम तो मैंने डायरेक्ट दे रखी है, इसके अंदर टोटल इनकम दे रखी है 13,14,250। तो इस पे टैक्स भी निकाल लेते हैं। 2 वीडियो पहले असेसमेंट ऑफ AOP BOI रिकॉल कर लो। अगर कोई भी असेसी की इनकम, किसी भी मेंबर की इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम ऑफ एनी मेंबर एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, फॉरेन कंपनी मेंबर नहीं है, नहीं है तो हायर रेट तो लगेगा नहीं MMR से ज्यादा का। अब अगर किसी भी मेंबर की इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स को एक्सीड नहीं करती तब तो स्लैब लग जाता, लेकिन किसी भी मेंबर की इनकम अगर एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स को, तो तीनों पार्टनर्स हैं ABC, जो C है उसकी इनकम दे रखी है 5,50,000, एज अगर 80 से ज्यादा भी मान लें तो विच इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स 5 लाख, उसकी कितनी दे रखी है 5,50,000। तो एक मेंबर तो कम से कम ऐसा है जिसकी इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो इस AOP की इनकम पे टैक्स का रेट क्या लग जाएगा MMR, और MMR का रेट क्या बताया था 34.608%, तो यहां लिखा टैक्स एट द रेट ऑफ 34.608% एंड इट कम्स 4,54,836। इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स है। ठीक है सर, इतना काम खत्म हो गया। अब सर ऐसा करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। हाँ जी सर, तो सर वो निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल इनकम लिखी जाएगी 13,14,250
और सर इसमें ऐड कर देंगे 80IB, और 80IB है 4,39,750। तो सर इस क्वेश्चन में एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आती है 17,54,000। 115JEE subsection 2, if the adjusted total income does not exceed 20 lakhs, then provisions of this chapter shall not applicable। तो मैंने लिखा AMT is not applicable since the adjusted total income does not exceed ₹20 lakhs। ब्रैकेट में लिख दिया सेक्शन 115JEE सबसेक्शन 2। फाइनेंस एक्ट 2014 से पहले इस क्वेश्चन का खेल यहीं खत्म हो जाता, क्योंकि जब इस चैप्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हैं तो जो AMT क्रेडिट था 115JD तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब इसको फिर आगे कैरी करना पड़ जाता और उस ईयर का वेट करना पड़ता जिस ईयर में या तो 35AD को क्लेम किया जाता, 80IA टू RRB को क्लेम किया जाता, 10AA को क्लेम किया जाता, और साथ में एडजस्टेड टोटल इनकम भी उसकी 20 लाख को एक्सीड करती। अब इस ईयर में उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है। 115JEE सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपके लिए ये चैप्टर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उसके पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है सर? 8,10,000 का, बेचारा फंस गया। लेकिन 115JEE सब सेक्शन 3 ने कहा, क्या कहा सर? वो लिखता हूं यहां पे, however एच पर सेक्शन 115JEE सबसेक्शन 3 assessee can claim AMT क्रेडिट। सर समझ में आ गया, AMT का बेनिफिट मिल जाएगा। तो AMT का बेनिफिट कैसे देंगे? पहले तो टैक्स लिख लेते हैं, 4,54,836, और यहां से माइनस करेंगे AMT क्रेडिट। सेक्शन कौन सा लिखेंगे? 115JEE सबसेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 115JD। 115JEE अलाउ कर रहा है, लेकिन अलाउ तो 115JD के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कर रहा है। यह गलती मत कर देना कि आपको 115JEE कहता है क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। 115JEE कह रहा है क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, और मैं देखो इसको हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115JD। ओहो, अगर ये गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तुम लोग तो ये मान सकते हो कि क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, उठा के माइनस करो, नहीं। 115JEE सबसेक्शन 3 कहता है भले ही ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, हम क्रेडिट का बेनिफिट देंगे, पर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115JD। और 115JD तभी के बेनिफिट देता है जब नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा होता है। सर समझ में आ गया? तो यहां पे सर लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
और सर पहले AMT निकाल लेते हैं कि अगर निकाला जाता तो AMT कितना निकल के आता। तो एडजस्टेड टोटल इनकम थी 17,54,000 और उसका कितना 19.055%। 18.5 और उसका 3% ऐड कर दोगे तो जो एक कंबाइंड आपका रेट बन जाएगा 19.055 और ये निकल के आता है 3,34,225। तो पहले तो ये चेक करो कि नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा है या नहीं है। हाँ सर ज्यादा है। नॉर्मल टैक्स आपका है 4,54,836 और AMT अगर एप्लीकेबल होता तो कितना निकल के आता 3,34,225। सही है सर, क्रेडिट तो मिलेगा। तो सर उठा के आप 5,10,000 का क्रेडिट दे दें, 8,10,000 का दे दें। नहीं, 115JD दूसरी बात क्या कहता है, जिस ईयर में क्रेडिट दोगे उसमें टू द एक्सटेंट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टैक्स प्रोविजन एंड द AMT। तो यहां पे जब मैं इसके लिए दूंगा तो कितना दूंगा, देखो 8,10,000 बट टू द एक्सटेंट ऑफ कितना 4,54,836 माइनस 3,34,225। इससे ज्यादा का नहीं, मतलब क्रेडिट के बाद भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम नहीं जानी चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस निकल के आता है 1,20,611 और जब इसको माइनस कर दोगे तो आपका टैक्स आ जाएगा 3,34,225। मतलब भले ही AMT के प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं है लेकिन 115JD के तो एप्लीकेबल हैं और JD ये कहता है कि जिस ईयर में भी क्रेडिट दोगे उसमें भी क्रेडिट की वजह से आपकी इनकम AMT से कम नहीं जानी चाहिए। तो जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और अगर AMT निकाला जाता उसके बीच का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो डिफरेंस था 1,20,611, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। वो कितना हो गया बैलेंस 3,34,225। देख लो आपके लिए निकल के आ गया वही अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और आखिरी बात, सर क्या आखिरी बात, टैक्स क्रेडिट बैलेंस को क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। टोटल कितना था 8,10,000, कितना क्लेम कर लिया 120,611, तो 6,89,389 को कैरी कर दोगे और इसको कैरी कर देंगे। ये सेकंड आंसर जो मैंने दे रखा है। 115JEE के तीनों सेक्शन सब सेक्शंस मजेदार हैं। पहला सेक्शन, अगर किसी भी एसएससी ने तो वहां तो फर्म और LLP को भी इंक्लूड कर लिया गया। अगर किसी ईयर में ना तो 80 IA 280 RRB ना 10 AA और 35 AD को क्लेम नहीं किया गया होगा तो AMT अप्लाई ही नहीं करेंगे। 115JEE सबसेक्शन 2 ये कहता है अगर इंडिविजुअल है, HUF है, AOP BOI है, एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन है तो इस चैप्टर को अप्लाई नहीं करेंगे अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है। अब चाहे सबसेक्शन 1 लगाओ चाहे सबसेक्शन 2 लगाओ, अगर AMT आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में अप्लाई नहीं किया लेकिन पिछले या उससे पिछले साल का आपका क्रेडिट आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसका भी सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर्स तो अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो उसको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाए इसलिए फाइनेंस एक्ट 2014 ने नया सबसेक्शन ऐड किया 115JEE सबसेक्शन 3 और वो क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और 2। मतलब भले ही 1 और 2 के अकॉर्डिंग AMT के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं लेकिन सेट ऑफ की परमिशन हम दे रहे हैं। लेकिन सेट ऑफ
एच पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 जेडी। और जेडी कहता है जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा होगा उसमें क्रेडिट मिलेगा, और जेडी कहता है जो मैक्सिमम क्रेडिट मिलेगा वो नॉर्मल टैक्स और एएमटी के डिफरेंस से ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल टैक्स आया 5,54,836 और एडजस्टेड टोटल इनकम आई 17,54,000। तो क्योंकि एसएससी एओपी है इसलिए मैंने 115 जेडबलई सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग नीचे स्टेटमेंट लिखा, एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल सिंस द एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख एज पर सेक्शन 115 जेडबलई सबसेक्शन 2। लेकिन जो लेफ्ट का राइट का जो हाफ पेज है उस पर मैंने स्टार्टिंग करी, हाउएवर एज पर सेक्शन 115 जेडबलई सबसेक्शन 3 एसएससी कैन क्लेम AMT credit but as per the provisions of section 115 GD। तो पहले तो ये चेक करो कि अगर AMT अप्लाई करते तो टैक्स ज्यादा होता या कम। ज्यादा होता तो इग्नोर कर देते, बात खत्म कर देते, चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कम निकल के आता है तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने नीचे ब्लू पेन से मैंने कैलकुलेट किया 18.5 प्लस 3% कंबाइंड कम्युलेटिव रेट हो गया 19.055, इट कम्स 3,34,225 और नॉर्मल टैक्स था 4,54,836, उससे कम निकल के आया। मतलब जो क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है वो तो सेटिस्फाइड हो गई। अब किस लेवल तक का मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 1,20,611, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। इतना क्रेडिट दे दिया और एएमटी के बराबर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 3,34,225 और 8,10,000 रुपए में से जो क्रेडिट इस साल अवेल कर लिया उसके बाद जो बैलेंस बच गया 6,89,389 उसको कैरी कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 115 जेडबलई के तीनों सेक्शंस को समझने के लिए, सबसेक्शंस को समझने के लिए बिल्कुल एप्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी भी बुक से। इसमें बीच में एक सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है, वो भी आप करो। और कोई भी मार्केट में 50 बुक्स हैं, किसी से भी खरीद के करो। अगर प्रोविजंस आती हैं लॉजिक क्लियर है तो आंसर आएगा ही आएगा। और उसके बाद भी अगर बाई चांस कोई डाउट है या उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कुछ बातों में आपसे कुछ असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, कॉपरेशन चाहिए, तो बेझिझक मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है imsb003@gmail.com। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9899070452 पे। किसी को कॉल करने का बहुत मन है तो कॉल कर सकते हो डाउट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन कॉल रात को 8 बजे के बाद कीजिए प्लीज़, क्योंकि दिन में मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता हूं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो जैसे मैंने वीडियो के बीच में बताया था, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करके सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। मैं उस वीडियो की जिसकी वीडियो में आपने अपना ईमेल आईडी दिया होगा वो PDF फॉर्मेट में फाइल आपको वो कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। और अगर आपको पूरा सिलेबस CA फाइनल या CMA फाइनल का खरीदना है, परचेज करना है, तो हम आपको पेन ड्राइव में, एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव में वो आपके लिए कोरियर कर देंगे विद सिलेबस, विद बुक, विद प्रैक्टिकल बुक्स, थ्योरेटिकल बुक्स, सबके साथ, मटेरियल के साथ। उसका तरीका भी सेम रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं imsb003@gmail.com एंड फोन नंबर इज 9899070452। इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे मज़ा आता है बहुत पढ़ाने में, मैं एंजॉय करता हूँ टीच करना। और कुछ बहुत अच्छे वीडियोस इंटरेस्टिंग और इजी बनाकर मैं आगे लाता रहूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए, अपनी जो भी इच्छाएँ, अपने जो ड्रीम्स हैं पूरा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।